नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारह के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे थे। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल का अभिप्राय क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का महत्व क्या है। इसी के साथ तीसरा इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल के अभिप्राय की बात करें तो मंत्रिमंडल का आज से उस राजनीतिक समिति से होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। यानी संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही समूची कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हाउस ऑफ कॉमन में या जो संसद का निचला सदन है उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। इस तरह से मंत्रिमंडल का आज से यही उस समिति से है जो कि सम्राट के नाम पर कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करती है या कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। अब हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का महत्व क्या है इसकी बात करें तो चूंकि ब्रिटेन में हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसी प्रकार वहाँ पर सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के द्वारा नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट है वो कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। इस तरह से ब्रिटिश शासन में हमने मंत्रिमंडल का महत्व देखा कि ब्रिटिश शासन में मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की हम बात करें तो ब्रिटेन मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का जन्मजाता देश कहा जाता है। यानी मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का जन्म ब्रिटेन में हुआ और अन्य देशों ने मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से ही अपनाया है या ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसलिए ब्रिटिश जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है उसकी विशेषताओं की हम बात करें तो उसको हम देख लेते हैं। इसकी सर्वप्रथम जो विशेषता होती है वो होती है कि सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। यानी दो प्रकार की यहाँ कार्यपालिकाएं होती हैं, एक वास्तविक और नाममात्र की, और दोनों कार्यपालिकाएं क्या होती हैं, अलग होती हैं। यानी वास्तविक कार्यपालिका सम्राट से अलग होती है। दूसरी इसकी जो विशेषता होती है वो होती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका में से ली जाती है। यानी कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं। तीसरी इसकी विशेषता की बात करें तो वह है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी यहाँ पर मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन या जो निम्न सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। चौथी इसकी विशेषता होती है गोपनीयता का सिद्धांत। यानी यहाँ पर मंत्रिमंडल की कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता बरती जाती है। मंत्रिमंडल से संबंधित सभी निर्णय गोपनीय रखे जाते हैं। पांचवी इसकी विशेषता होती है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सहजातीयता। यानी मंत्रिमंडल सामान्यतः एक ही दल से संबंधित होते हैं। छठी इसकी विशेषता होती है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी समूची कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इस तरह से इस स्लाइड में हमने देखा कि मंत्रिमंडल का अभिप्राय क्या है, दूसरा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का महत्व क्या है, और तीसरा इस स्लाइड में हमने देखा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। तो विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल के गठन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। यानी औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव
सम्राट के द्वारा वहाँ किया जाता है। यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सम्राट के द्वारा किया जाता है औपचारिक रूप से। लेकिन सामान्यतः हम जानते हैं कि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है, और इस द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव जो आम चुनाव होता है उसमें जनता के द्वारा ही कर लिया जाता है। यानी आम चुनाव में वहाँ 2 दल हैं, और दोनों ही दल आम चुनाव में प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसको चुनाव में ही पेश कर देते हैं, इसलिए आम चुनाव में ही वहाँ पर प्रधानमंत्री का एक तरह से चुनाव हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम ब्रिटेन में परंपराओं का महत्व ज़्यादा है, तो परंपराओं की बात करें तो सम्राट लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं होता है। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री अकस्मात त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो, तो ऐसी स्थिति में सम्राट प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी भूतकाल की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जिसमें सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया, लेकिन ऐसा करते समय सम्राट को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके द्वारा इस पद के लिए चुना गया व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। यानी उसने हाउस ऑफ कॉमन में एक तरह से बहुमत प्राप्त उसके दल ने कर लिया है। अब ब्रिटेन में वहाँ पर 2 दल हैं, एक मजदूर दल और एक लिबरल पार्टी। लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी 2 दल हैं, तो दोनों ही दलों ने इस चलन को स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है कि आम चुनाव के बाद और उसके बाद जब कभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो तो हाउस ऑफ कॉमन का जो बहुमत है वो स्वयं अपने नेता का चुनाव करेगा। अब हम अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। नई सरकार के निर्माण का नियंत्रण प्राप्त हो जाने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की या अपने मंत्रियों की सूची सम्राट को देता है, और सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए नामों की ही घोषणा की जाती है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ यह प्रावधान संविधान में ही किया गया है कि मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि ब्रिटेन में यह परंपरा है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि नियुक्ति के समय अगर संसद का सदस्य नहीं है तो केवल 6 माह की अवधि के लिए ही उसको मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच में या तो उसे लोकसभा की उपाधि देकर लोकसभा का सदस्य बना लिया जाता है, या वह उपचुनाव में किसी क्षेत्र से चुन करके आ जाता है। मंत्रिमंडल में सामान्यतः दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, यानी मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों से सदस्य लिए जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंत्रिमंडल में सदस्य लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों से मंत्रिमंडल में सदस्य लिए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक कैबिनेट में 4 मंत्री लोकसभा में से लिए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, वहाँ परंपरा है कि 4 मंत्री लोकसभा से लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति क्या है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना, इन सब का ध्यान भी रखना होता है। यद्यपि सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ वास्तविकताओं को भी दृष्टि में रखा जाता है, लेकिन जहाँ तक वैधानिक दृष्टिकोण, लीगल दृष्टिकोण की बात है, वह अपने सहयोगियों के चुनाव में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मंत्रिमंडल की अगर हम संख्या की बात करें तो मंत्रिमंडल की संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना और उनमें विभागों का बंटवारा करना, ये सब प्रधानमंत्री के ही कार्य होते हैं।
हमारे यहाँ भी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में किसी भी समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया को देखा कि ब्रिटिश संविधान में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या अंतर होता है। इस स्लाइड में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लोग एक ही संस्था मान लेते हैं, यानी इन दोनों को एक तरह से पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं। लेकिन हम जानते हैं विद्यार्थियों कि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसको हम 4 बिंदुओं में देखने का प्रयास करेंगे। एक तो आकार संबंधी उनमें क्या अंतर है, दूसरा पद संबंधी जो अंतर है वो, तीसरा वेतन संबंधी अंतर और चौथा कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। तो आकार संबंधी अगर अंतर की बात करें तो जहाँ मंत्रिमंडल कैबिनेट का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है और मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से लेकर के 90 तक सदस्य होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 18 से 22 तक होती है। यानी आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है जबकि मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा होता है। दूसरा जो अंतर है वो है पद संबंधी अंतर। तो पद संबंधी अंतर की हम बात करें तो समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं और इस मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो कि मंत्रिमंडल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इनमें से कुछ विशेष विभागों के प्रमुख भी होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। तो पहला जो मंत्रिपरिषद में मंत्री हुए वो हुए मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री। दूसरा, इसमें मंत्रिमंडलीय स्तर के वे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य तो नहीं होते, लेकिन मंत्रिमंडल के केवल उन्हीं बैठकों में वो भाग लेते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। चौथा, संसदीय उपसचिव होते हैं। पांचवा, जूनियर लॉर्ड होते हैं। छठा, संसदीय निजी सचिव। यानी इस तरह से कई प्रकार के मंत्रियों को मिला करके मंत्रिपरिषद बनती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में केवल जो पहली श्रेणी के जो सदस्य हैं, जिनको हम मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे थे या कैबिनेट के सदस्य कह रहे थे, उनको ही हम मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। तो मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य, इसको यूँ समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों का पद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है या श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से पद संबंधी इनमें अंतर पाया जाता है। यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको महत्वपूर्ण पद मिलता है, जबकि मंत्रिपरिषद में संख्या ज़्यादा होती है और उनका पद मंत्रिमंडल की तुलना में कम महत्व का होता है। तीसरा इनमें अंतर होता है वो होता है वेतन संबंधी अंतर। तो वेतन संबंधी अंतर की बात करें तो कैबिनेट के सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में ज़्यादा वेतन मिलता है, जबकि अन्य मंत्रियों का वेतन मंत्रिमंडल के सदस्यों की तुलना में लगभग आधा ही होता है। तो तीसरा अंतर देखा हमने वेतन संबंधी अंतर। चौथा इनमें जो अंतर होता है वो होता है कार्य और शक्ति संबंधी अंतर, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर भी है। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों, इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्ति से संबंधित ही होता है। तो इस दृष्टि से मंत्रिमंडल के सदस्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य उनकी तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता है। उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य भी बनाए रखा जाता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस तरह के कोई कार्य नहीं दिए जाते हैं। नीति निर्माण और विभिन्न विभागों में सामंजस्य का कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नहीं दिया जाता। ये कार्य किसका होता है, कैबिनेट मंत्रियों का होता है।
तो इस प्रकार इन विभिन्न अंतरों के बावजूद मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के ब्रिटेन में अंग हैं। और प्रधानमंत्री का जब त्यागपत्र होता है तो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र केवल मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र नहीं समझा जाता, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल का या पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। इसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन द्वारा जब अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है तब समूची मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना होता है। तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है उसको देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों को देखेंगे। और मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ वाला जो पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों को हम 4 भागों में बांट करके देखेंगे, जिनमें पहला होगा हमारा कार्यपालिका संबंधी कार्य, जिसमें हम कार्यपालिका संबंधी जो मंत्रिमंडल के कार्य हैं उनको फिर से 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण करना, चौथा है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों में हम देखेंगे कि उनके व्यवस्थापिका संबंधी कौन से कार्य हैं वो, तीसरा हम देखेंगे उनके वित्तीय कार्य, और चौथा मंत्रिमंडल का देखेंगे अन्य कौन कौन से कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल के कार्यों और शक्तियों का आधार ब्रिटेन में वैधानिक न होकर के परंपरागत है, यानी ब्रिटेन में ज़्यादातर जो संसदीय कार्य हैं वो परंपराओं पर ही आधारित हैं। जहाँ तक वैधानिक स्थिति की हम बात करें तो मंत्रिमंडल सम्राट के परामर्शदात्री एक समिति मात्र है, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को परामर्श देने वाली एक संस्था है, उसी प्रकार से लीगल स्टेटस में वहाँ पर भी मंत्रिमंडल सम्राट को परामर्श देने वाली एक संस्था मात्र है। लेकिन वास्तविक स्थिति की अगर हम बात करें तो वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से शासन का मुख्य आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य बहुत सारे हैं। और वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका के अलावा विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। और मंत्रिमंडल के ये जो कार्य हैं इनको हम इन बिंदुओं में एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला मंत्रिमंडल का कार्य वो है कार्यपालिका संबंधी कार्य, क्योंकि मंत्रिमंडल ब्रिटेन की क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है, यानी सम्राट के द्वारा जिन शक्तियों का सैद्धांतिक रूप में जो सम्राट की शक्तियाँ हैं उनका वास्तविक रूप में प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। और मंत्रिमंडल ब्रिटेन में क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। तो इस दृष्टि से मंत्रिमंडल के द्वारा व्यापक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना कार्यपालिका संबंधी कार्यों में। तो मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है, क्योंकि मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। इसी के साथ मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित जो नीति होगी उसके आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्यपालिका संबंधी कार्यों में है वह है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, यानी शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक स्तर के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनका चयन भी मंत्रिमंडल ही करता है और सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त करता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही दिया जाता है, यानी एक तरह से मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तीसरा कार्यपालिका संबंधी कार्यों में है वो है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, यानी ब्रिटेन में प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार को कई सारे प्रशासनिक विभागों में बांटा गया है और इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता या ऑर्गेनिक यूनिटी पाई जाती है। और सुशासन के लिए प्रशासन के इन विभिन्न विभागों में समन्वय या कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है और इन विभागों में
समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी कोई विवाद उत्पन्न न हो और उनके द्वारा परस्पर सहयोग से कार्य किया जाए। तो मंत्रिमंडल के शक्तियां और कार्यों में दूसरा हम देखते हैं उनके व्यवस्थापिका संबंधी लेजिस्लेटिव संबंधी उनके क्या क्या कार्य हैं। तो व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक या कार्यपालिका कार्य करता है बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पद प्रदर्शन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का एकीकरण हो जाता है। इस कारण मंत्रिमंडल का संसद से एक तरह से अविच्छिन्न संबंध पाया जाता है, यानी मंत्रिमंडल और संसद को एक तरह से अलग नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करता है बल्कि शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिपरिषद ही या मंत्रिमंडल ही करती है। इसी तरह से सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं और मंत्रिमंडल उन्हें क्या करता है, अंतिम स्वीकृति देता है और फिर उनको संसद में वह प्रस्तावित करता है और फिर बहुमत के आधार पर उनको संसद में पास भी करवाता है। तो अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का एक तरह से संसद पर क्या होता है, पूरा नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल की समस्त विधि निर्माण मंत्रिमंडल होता है वो ही समस्त विधि निर्माण के कार्य के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जिसमें संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। इसी प्रकार मंत्रिमंडल के परामर्श से ही सम्राट लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन को विघटित करते हैं। इसी तरह से संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला जो भाषण होता है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका संबंधी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा जो मंत्रिमंडल का कार्य है वो है वित्तीय कार्य, यानी जिस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका को शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण या वहाँ का जो बजट है उसका निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। बजट यद्यपि वित्त मंत्री अपनी देख रेख में तैयार करवाते हैं वहाँ, लेकिन बजट के मूल प्रस्ताव और उसके जो आधार हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। और उसी तरह से मंत्रिमंडल को लोक सदन का बहुमत प्राप्त होता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन में मंत्रिमंडल को क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है। इसी कारण किसी भी कर या अनुमोदन की मांग में कोई कटौती हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में बिना मंत्रिमंडल की सलाह के नहीं की जाती है। तो इस तरह से वित्तीय कार्यों में बजट का निर्माण और बजट को संसद में पास करवाना मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य होता है। अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो अन्य कार्य में यह है कि राजा के द्वारा जो क्षमादान की शक्ति का यूज किया जाता है सम्राट के द्वारा, उसका प्रयोग मंत्रिमंडल और गृह मंत्री इनके परामर्श के आधार पर किया जाता है। दूसरा, राजा द्वारा जो उपाधियों का वितरण किया जाता है वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। तीसरा, हम देखें तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली जो नियुक्तियां हैं, राजदूतों की हो इनकी, तो वो सारी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। इसी प्रकार महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर के परामर्श से ही सम्राट नियुक्त करते हैं। यानी महत्वपूर्ण न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं वो सम्राट नियुक्त करते हैं, लेकिन वो लॉर्ड चांसलर के परामर्श पर नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ज़्यादा व्यापक हैं। मंत्रिमंडल उन सभी कार्यों को करते हैं जो कि वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इन सभी कार्यों को करता कौन है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने मंत्रिमंडल और उसके कार्य और शक्तियों को देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।